बालकनी में अकेली बैठी अंकिता की टेबल पर रखी कॉफी ठंडी हो रही थी। हल्की बूंदाबांदी अब मूसलाधार बारिश में बदल गई थी। वह पानी की मोटी मोटी धारों को एकटक निहार रही थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। मम्मी पापा वकील से बात करने गए थे। घर में वह अकेली थी। उसकी नज़रों के सामने बार बार श्वेता दी का चेहरा आ रहा था। श्वेता दी, उसकी जेठानी। कहने को उन दोनों का रिश्ता देवरानी जेठानी का था, लेकिन श्वेता ही सही मायने में उसकी बड़ी बहन साबित हुई। अगर वह न होती तो न जाने क्या होता उसके साथ। उन्होंने उसे उस नर्क से निकाला जहाँ वह स्वर्ग की तलाश में गई थी। हाँ, स्वर्ग से भी सुंदर अपना घर बसाने की चाहत में उसने दीपेन का साथ चुना था। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों में दोस्ती हुई जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। यह कब कैसे हुआ अंकिता को पता ही ना चला। हर प्रेमी जोड़े की तरह वे साथ जीने मरने की कस्में खाते, हाथों में हाथ डाले मॉल में घूमते, लंच डिनर साथ में करते। दीपेन उसके आगे पीछे डोलता रहता, उसकी खूब केयर करता। अंकिता उसके इसी केयरिंग नेचर पर फिदा थी। उसे याद है, ऑफिस का वाटर प्यूरिफायर खराब हो गया था। गर्मी इतनी थी कि एयर कंडीशन ऑफिस में भी गला सूख रहा था। उसने कहा, दीपेन, मैं प्यास से मर जाऊंगी। मुझे प्यास कुछ ज़्यादा ही लगती है और नॉर्मल पानी सूट नहीं करता। यह बंदा किस दिन काम आएगा? अभी पानी की बोतल लेकर आता हूँ यार। 3-4 किलोमीटर जाना होगा यार, शहर से इतनी दूर। ऐसी साइट पर हमें ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। मैडम, एक दिन पानी क्या नहीं मिला? आपने नौकरी छोड़ने का प्लान बना लिया। बंदे को सेवा का मौका तो दीजिए। आदा से कहकर उसने ऐसे कहा जैसे प्रपोज कर रहा हो और तीर की तरह निकल गया। अंकिता खिड़की के पास आकर उसका मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जाना देखती रही। जब आंखों से ओझल हो गया, उसने मुस्कुराकर हौले से सिर हिलाया, पागल, और टेबल पर आकर काम निपटाने लगी। मम्मी पापा शादी की बात चलाने लगे थे। एक दिन अंकिता ने माँ को फ़ोन पर दीपेन के बारे में बताया। माँ अचकचा गई। यह क्या कह रही हो? आपने पापा को नहीं जानती? एक तो लड़का तुम्हारी पसंद का, ऊपर जाति भी अलग। तुम जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है। मम्मी, जाति वाति से कुछ नहीं होता, दिल मिलना चाहिए बस। और मैं पहली लड़की नहीं जो दूसरी जाति के लड़के संग ब्याह रचाऊंगी। कितनी शादियां हो रही हैं समाज में, वह कितना अच्छा और केयरिंग है। तुम लोग एक बार मिल लो, फिर पता चल जाएगा। पापा नहीं माने। वह जिद पर अड़ गई। माँ दोनों के बीच थी। बड़ी बहन और भाई की शादी हो चुकी थी। उन लोगों ने भी पापा को समझाया। माँ निश्चित थी कि उसमें कोई उससे छोटा नहीं था कि उसकी शादी के बाद किसी तरह की परेशानी होगी। कुछ वक्त लगा। पापा थोड़े थोड़े नरम पड़े, दीपेन से मिलने को तैयार हुए। 5-6 दिनों तक वे लोग बेंगलुरु के होटल में रुके। अंकिता गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दीपेन माँ पापा को भाग गया। लंबा, इकहरा, गोरा गोरा दीपेन खूब बातें करता और दिल खोलकर हंसता। सचमुच इतना केयरिंग ना उनका बेटा था ना दामाद ही। मम्मी के हाथ में एक छोटा पैकेट भी दिखता तो झट ले लेता। अरे आंटी, बेटे के होते आप सामान क्यों ढो रही हैं? रास्ते में सबका ख्याल रखता। छोटी छोटी बातों का भी उसे ध्यान रहता। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, प्यास लगी है क्या, थकावट हो रही होगी, आराम कर लें। उसके बाद 2-3 बार वे लोग दीपेन से और मिले। वह हर बार हंसता मुस्कुराता, एनर्जी से भरपूर मिला। आखिर पापा ने शादी के लिए हाँ कर दी। जब उसके मम्मी पापा से मिलने की बारी आई, उसने कहा कि आप लोग इतनी दूर कहाँ जाइएगा, मम्मी पापा पटना जाने वाले हैं, वहीं उनसे मिल लीजिएगा। उसका अपना घर इलाहाबाद था। उन लोगों को आइडिया ठीक लगा। बुआ के बेटे की शादी थी। सब लोग पटना आए। दीपेन के मम्मी पापा, भाई भाभी और उनके दोनों बच्चे, सभी खुशमिजाज और मिलनसार थे। हाँ, सुंदर सलोनी भाभी बात कम कर रही थी। शांत स्वभाव की थी शायद। अंकिता का रिश्ता वहीं पक्का हो गया। पंडित जी ने दिन मुहूर्त भी निकलवा दिया। दान दहेज की बात नहीं हुई। दीपेन के पापा ने मजाक में कहा, समधी जी, अंकिता आपकी सबसे छोटी और लाडली बेटी है। इसके लिए आपने बहुत कुछ जोड़ कर रखा ही होगा। अब और आपको करना भी क्या है? भला यह भी कहने की बात है, शादी में समधी जी दिल खोलकर खर्च करेंगे। यह शादी शानदार होगी, क्यों समझी दी? दीपेन की माँ ने हंसकर कहा। शादी के 10 दिन पहले दीपेन के पापा का फ़ोन आया। समधी जी, दीपेन बड़ बोला लगता है, लेकिन अंदर से संकोची है।
उसकी चाहत थी एक गाड़ी अंकिता के लिए आप उसे देते। खुद की गाड़ी खरीदने में तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। वैसे वह आपसे कहने को मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि इच्छा को इतना क्या दबाना। आप गाड़ी के लिए रुपए ही भेज दीजिए। दीपेन को यहाँ एक गाड़ी पसंद आ गई है, 10.5 लाख की है, लेकिन शोरूम हमारे जान पहचान वालों का है, वे डिस्काउंट दे रहे हैं, 10 लाख तक में मिल जाएगी। पापा से कुछ कहते नहीं बना। भैया ने सुना तो ताव खा गया। अरे यह तो सरासर दहेज है, इतनी जल्दी हम कहाँ से लाएंगे? वे लोग लालची लग रहे हैं। अंकिता को बुरा लगा। एक गाड़ी मांग रहा है, वह भी मेरे लिए। भैया वह भी देना नहीं चाहता। शादी के बाद वह बदल गया है। बहन की खुशी कोई मायने नहीं रखती। शादी के दिन बहुत कम बचे थे, सारी तैयारी हो चुकी थी, पैसे भी काफ़ी खर्च हो चुके थे। मान मर्यादा की बात थी। सिर्फ इस बात के लिए शादी तोड़ना मूर्खता थी। फिर अंकिता कहाँ मानने वाली थी? किसी तरह रुपयों का इंतजाम करके उन लोगों को देना ही पड़ा। उसके बाद शादी के दिन तक बड़े सलीके से कभी चेन, कभी अंगूठी, कभी सोफ़ा कम बेड और कभी जाने क्या क्या सामानों की डिमांड की गई। अंकिता प्यार में इस तरह अंधी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि डिमांड ही दहेज है। भाई पापा समझाना चाहते तो उसे लगता ये लोग आज भी दीपेन को दिल से स्वीकार नहीं कर रहे। माँ ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। बेटे का दिल भी नहीं तोड़ना चाहती थी और पति व बेटे के तर्क भी सही लग रहे थे। और अंकिता शादी के बाद इलाहाबाद आ गई। बेहद खुश थी वह। घर ज़्यादा बड़ा नहीं था, 3 छोटे छोटे कमरे थे, छोटा सा ड्राइंग रूम, किचन और बाथरूम। वह सोचती यहाँ रहना कितने दिन है, उसे बेंगलुरु जाना है। उसके कमरे में जेठानी के बच्चे दिन भर उधम मचाते, चहकते रहते। उसे बहुत अच्छा लगता। सभी उससे खूब बातें करते, स्नेह लुटाते। जेठानी कम ही बात करती। अंकिता किचन में जाती तब वह कहती, थोड़े दिन आराम कर लो, फिर काम करना ही है। धीरे धीरे उसने गौर करना शुरू किया। उसके सामने सभी ठीक से बात करते, लेकिन वे कमरे में होती तो ऐसा लगता वे लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे हैं। यदि अचानक वह उनके पास चली जाती, सभी एकाएक चुप हो जाते और उससे बात करने लगते। एक दिन दोपहर में सभी आराम कर रहे थे। जेठ घर पर नहीं थे। दीपेन लेटे लेटे झपकी लेने लगा। वह उठकर जेठानी के कमरे में गई। उन्होंने उसे प्यार से अपने पास बिठाया। दीपेन सो रहा है क्या? हाँ दीदी, तभी आपके पास चली आई, उसने मुस्कुराकर कहा। यह कैसा सवाल है? उसने सोचा। इतने में दीपेन आ गया। अरे यार तुम यहाँ हो, कम ऑन यार। उसने ऐसी अदा से ये सब कहा कि वह हंसकर उठ गई। बात अधूरी रह गई, लेकिन जेठानी का सवाल उसका पीछा करता रहा। उसने गौर किया कि हर वक्त कोई न कोई साए की तरह उसके साथ रहता है। वे जेठानी से ज़्यादा घुल मिल ना पाए, ऐसी कोशिश सबकी होती है। एक दिन शाम में जेठानी नाश्ता बना रही थी। वह किचन में हेल्प करने गई। उसने देखा पकौड़ियाँ तलते हुए जेठानी की आंखें आंसुओं से तर हैं। उसने पूछ लिया, दीदी आप रो रही हैं? अरे नहीं, प्याज काटे थे ना, मेरी आंखों में प्याज ज़्यादा लगता है, उसने जल्दी से आंसू पोंछते हुए कहा। अंकिता ने ताड़ लिया, प्याज नहीं रुला रहे हैं, कोई और बात है। 10-12 दिन निकल गए। उन लोगों की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। दीपेन ने रात में कहा, मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ, मम्मी पापा चाहते हैं तुम कुछ दिन उनके साथ रहो। तुम्हें पता है हमें और छुट्टी नहीं मिल पाएगी। अरे यार अब उसकी क्या ज़रूरत है? मैं भी किसी दूसरी कंपनी में जाने की सोच रहा हूँ, वहाँ हमारी तनख्वाह भी कम है। कभी कभी सोचता हूँ अपना काम शुरू करूँ। शादी के पहले तो हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, अब है ना। तुम इतने सवाल क्यों कर रही हो? दीपेन का स्वर बदला हुआ था। अंकिता ने बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन उसे लगा इससे पहले उसका इतना रूखा व्यवहार कभी नहीं था। उसने सोचा हो सकता है मम्मी पापा से किसी बात पर टेंशन हुई हो। कुछ दिन यहीं रुककर एंजॉय कर लेती हूँ, कौन सा यहाँ परमानेंट रहना है। दीपेन 2 दिनों बाद चला गया। जेठानी से अभी भी वे घुल मिल नहीं पाती थी। जब भी दोनों बात कर रही होती, सास उन्हें किसी बहाने अलग अलग काम पर लगा देती। उसे लगने लगा कोई बात है। वह अपने मम्मी पापा से भी ज़्यादा बात नहीं कर पाती। उसके जाने के बाद दोनों बच्चे उसके साथ ही सोते। सास भी उसी कमरे में सोने लगी थी। भला नई बहू को अकेले कैसे छोड़ें। दीपेन को गए 1 हफ्ता गुजर गया। वह दिन में फ़ोन करती तो यह कहकर बात न करता कि आजकल काम का दबाव बढ़ गया है, सारे पेंडिंग काम निपटाने हैं। रात में 2-4 मिनट बात करता, थोड़ा बहुत माँ पापा से बात करता और फ़ोन कट। एक रात बहुत तेज तेज आवाज़ सुनकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। आवाज़ दूसरे कमरे से आ रही थी। वह उठकर ड्राइंग रूम में आई। आवाज़ भाभी के कमरे से आ रही थी। सब लोग शायद वहीं थे।
वह दबे पांव कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था। उसने हल्के सुराख से अंदर देखने की कोशिश की। चटाक! उसी वक्त ससुर ने जेठानी के गाल पर तमाचा जड़ा। वह कांप गई। जेठानी ऐसे निरीह खड़ी थी जैसे कसाई के सामने मेमना। पापा, गुस्से को काबू में रखिए। दूसरे कमरे में अंकिता सो रही है, मैं देखता हूँ, जेठ ने कहा। ससुर गुस्से से तमतमाते हुए कुछ बड़बड़ा रहे थे। वह जल्दी से दबे पांव अपने कमरे में आ गई। आंख बंद करके सोने का नाटक किया, लेकिन उसने अभी अभी जो देखा था वह उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। थोड़ी देर में सास आई। लाइट वाइट जलाकर चेक किया कि इस बीच वह जागी तो नहीं। जब यकीन हो गया कि सब ठीक है तो वह भी उसके बगल में सो गई। सुबह सब कुछ नॉर्मल था। श्वेता दी की आंखें सूजी सूजी थीं, लेकिन वह हर दिन की तरह किचन में थी। 9-10 बजे के करीब उसने देखा ड्राइंग रूम में कोई बैठा था जिससे ससुर और जेठ बातें कर रहे थे। वह आदमी धीरे धीरे लेकिन कुछ तुरक कर बात कर रहा था। ससुर और जेठ उसे आहिस्ता आहिस्ता शांत करने में लगे थे। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। हवा में तैरती बातों के टुकड़ों को मिलाने पर लगा जैसे वह आदमी अपनी बकाया रकम मांग रहा था। घर खाली करने जैसी भी बात थी शायद। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। किससे पूछे वह? कैसे जाने इस घर की रहस्यमयी बातें? उसने पति से बात करना चाहा। हाय हेलो के बाद पूछा, दीपेन, तुम कब आ रहे हो? अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अब सोच रहा हूँ रिज़ाइन करके ही आऊँ। उसे शक हुआ। वह किसी और बात के लिए फ़ोन कर रही थी। यहाँ एक नया धमाका था। क्यों? क्या दूसरा जॉब मिल गया? दिन भर काम करता रहूँगा तो जॉब कैसे मिलेगी? अब वहाँ आकर इत्मीनान से ट्राई करूँगा। यार, एक बात और है, मैं खुद का काम शुरू करना चाहता हूँ। अपने पापा से कहो ना कि अभी कुछ मदद कर दें, मैं बाद में लौटा दूँगा। अभी 4-5 लाख ही दे दें, फिर देखते हैं। दीपेन ने बड़े इत्मीनान से ये सब कहा, लेकिन अंकिता के दिल में लगी। दीपेन का ऐसा रूप अभी तक नहीं दिखा था। उसने भरे गले से कहा, पापा से कैसे कहें? अभी अभी शादी में इतना खर्च किया है। उन्होंने नया क्या किया है? बेटी की शादी में कौन खर्च नहीं करता? तुम लाडली हो उनकी, तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते? और उसने फ़ोन काट दिया। अंकिता कट कर रह गई। दोपहर में सबके खाने के बाद श्वेता किचन समेट रही थी। अंकिता पानी लेने गई। धीरे से पूछा, दीदी, रात में क्या हुआ था? श्वेता की आंखें डबडबा गईं। उसने इधर उधर देखा और ब्लाउज में छिपाकर रखा टुड़ा मुड़ा कागज निकालकर जल्दी से उसे थमा दिया। बहुत धीरे से फुसफुसाई, सबकी नज़र बचाकर इसे पढ़ लेना। श्वेता की आंखें भरी थीं, गला भरा था, लेकिन पत्र देते समय उसके चेहरे पर दृढ़ता का भाव आ गया। अंकिता भौचक थी। उसने जल्दी से पत्र लेकर छिपा लिया और कमरे में आ गई। सास ससुर ड्राइंग रूम में थे। सास सीरियल देख रही थी। उसने जल्दी से वह कागज निकाला और बिना सांस लिए पढ़ने लगी। प्रिय अंकिता, अब तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे ऊपर पहरा है, इसलिए सबसे छिपाकर किसी तरह लिख रही हूँ। जितना लिखूँ उससे ज़्यादा समझना। तुमने गलत लड़के से शादी कर ली। यहाँ हर आदमी 2 चेहरे रखता है, जो बहुत बाद में समझ में आता है। मेरी शादी धोखे से हुई। इन लोगों का सारा खर्च और ठाट बाट मेरे पापा के पैसों से चलता है। ये लोग हमेशा मारपीट करके मुझसे पैसे मंगवाते हैं। मैं कब तक पापा से पैसे मांगूंगी और वे कब तक दे पाएंगे? तुम्हें फंसाने के लिए दीपेन ने शराफत का ढोंग रचा। अब धीरे धीरे उसका रंग रूप देखना। तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। जल्दी वह यहाँ आ जाएगा। यह घर भी इन लोगों का अपना नहीं है, किराए का है। मैं इस नर्क में फंस गई हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम यहाँ से निकल जाओ। अपने हिस्से का नर्क मुझे भोगना ही है। तुम अपने हिस्से का स्वर्ग बचा लो। श्वेता दी। अंकिता के पांव तले की जमीन खिसकने लगी। दीपेन अपनी शराफत का नकाब धीरे धीरे उतार रहा था। इसका एहसास उसे होने लगा था। प्यार का भूत उसके सिर से जाने कब उतर गया था। पता नहीं कब उसका बचपन चला गया और वह मैच्योर हो गई। अब उसे एहसास होने लगा क्यों श्वेता दी से बात करने से उसे हमेशा रोका जाता है। क्यों उस पर साए की तरह नज़र रखी जाती है। जितना सोचती उतना दर्द होता। पापा भैया सबने कितना समझाया था उसे, लेकिन मौका मिलते उसने मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी, कोई सवाल मत करना अभी, बस किसी बहाने मुझे यहाँ से बुला लो, वहाँ आकर ही बातें होंगी। माँ पापा समझ गए, बेटी बड़ी मुसीबत में है। उसी दिन पापा ने समधी को फ़ोन किया। अंकिता की मम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, वह हॉस्पिटल में है, उसे लेकर आइए प्लीज़। सास ससुर सोच भी नहीं पाए कि उनकी करतूतों की भनक किसी को लग सकती है। नई बहू को अकेले कैसे भेजते। सास ने कहा, अंकिता को वहाँ पहुँचा दीजिए, विपिन आएगा तो उसे ले आएगा। दूसरे दिन अंकिता ने कुछ कपड़े बैग में डाले।
जेवर सास के पास थे। उन्होंने यह कहकर रखा था कि अभी तुम नहीं संभाल पाओगी, बाद में लॉकर में डाल देना। ऐसे मौके पर वे मांग भी नहीं सकती थी। वैसे उसका मकसद किसी तरह वहां से निकलना था। जाते समय वे श्वेता दी के गले लगकर खूब रोई। रास्ते भर उनकी सूनी सूनी डबडबाई आंखें उसका पीछा करती रहीं। उसे लगा वे उसकी जेठानी नहीं, उसकी बड़ी बहन है, कोई मददगार है उसके लिए। माँ अपने कमरे में बीमार की मुद्रा में लेटी थीं। भले ही उन्होंने बीमारी का नाटक किया था, लेकिन बेटे की चिंता ने एक दिन में ही उन्हें सचमुच बीमार बना दिया था। वे गहरी मानसिक वेदना से गुजर रही थी। अभी अभी बेटे की शादी से इतनी खुश थी, 2 महीने भी नहीं गुजरे थे, अभी शादी की खुमारी भी नहीं उतरी थी। और अंकिता के ससुर उसे पहुंचा कर लौट गए, कह गए कि दीपेन आने वाला है, वह तुम्हें आकर ले जाएगा। माँ ने कहा, समधी जी अभी इसे यहीं रहने दीजिए, मेरा सहारा हो जाएगा। अब सारी बातें सुन समझकर माँ पापा की चिंता बढ़ गई। दूसरे दिन छुट्टी लेकर भैया भाभी आ गए। दीदी जीजाजी ने फ़ोन पर मेंटली सपोर्ट किया। सबने तय किया कि अंकिता वहाँ नहीं जाएगी। भैया ने इलाहाबाद जाकर 2-3 दिनों तक खाक छानी। पता लगा कि श्वेता दी ने जो कुछ कहा सब सही था। जीजाजी ने बेंगलुरु के अपने कुछ दोस्तों से दीपेन के बारे में पता लगाने को कहा। चौंकाने वाली असलियत सामने आई। दीपेन वहाँ किसी और के साथ रिलेशनशिप में था। उसने ऑफिस में यह कहा कि अंकिता उसकी शादी नहीं हुई, उसके पिता और भाई तैयार नहीं हुए, वह शराब सिगरेट का भी शौकीन निकला। आह! अंकिता का दिल तार-तार हो गया। उसके दोहरे चरित्र का कैसे उसे पता नहीं चला। क्या उसने सब सोची समझी साजिश के तहत किया था? उसने ठंडे दिमाग से सोचा, यदि शादी के पहले उसके घर के लोग उसके बारे में पता लगाते, तब भी वे शायद ही उन पर यकीन कर पाती। वह सोचती, दीपेन दूसरी जाति का है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सच है, प्यार में विवेक नहीं खोना चाहिए। घर के सभी लोगों ने उसके जख्मों को भरने की पूरी कोशिश की। अभी किसी ने ताना नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उसे परिवार के संबल ने टूटने नहीं दिया। उसे बार बार श्वेता दी याद आती। उनसे कोई रिश्ता ठीक से जुड़ा भी नहीं था। जेठानी होकर, खुद लाख गम खाकर उन्होंने उसके लिए जो कुछ किया, कौन करता है भला। आजकल दीपेन के फ़ोन कुछ ज़्यादा आते। अब वे उससे कम बात करती। उसके सामने ये जाहिर ना करती कि उसे सब पता चल गया है। वे कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे श्वेता दी पर कोई आँच आए। काश वे श्वेता दी के लिए कुछ कर पाती। मम्मी के इलाज के बहाने वे लोग अचानक बेंगलुरु पहुंच गए। एकाएक सबको वहां देख दीपेन पका गया। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां मौजूद थी। बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हुआ। दीपेन ने सफाई देने की खूब कोशिश की, बार बार माफ़ी मांगने लगा। उसके मम्मी पापा से भी फ़ोन पर बात हुई। वे लोग बेटे की गलती पर पर्दा डालने लगे। एक बार माफ़ कर देने की गुजारिश भी की, लेकिन सारी असलियत जानकर आंख मूंदने का वक्त नहीं था। फैसला पहले ही हो चुका था। खुद अंकिता भी उस नर्क में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। आते समय उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, हम अंतिम बार कोर्ट में मिलेंगे, तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए। गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। मम्मी पापा आ गए थे शायद। बारिश रुक गई थी। वह बुदबुदाई, शुक्रिया श्वेता दी, और दरवाज़ा खोलने के लिए उठ गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।